चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे न्यूली एडेड टॉपिक का चलिए दोस्तों, तो हमने यहाँ पे ईसीओ और ईसीओ सेक्शन 9(5) में यहाँ टीसीएस कट नहीं होगा, 100% टैक्स लायबिलिटी ईसीओ पे आएगी। और सेकंड केस में हमने देखा कि अगर कंसिडरेशन जो होगा वो कंसिडरेशन ईसीओ के थ्रू होगा तो वो सिचुएशन में ही टीसीएस कट किया जाएगा। ठीक है, चलो मुझे बताओ, नीचे एनालिसिस करते हैं। वी स्मार्ट सेलिंग इज पीडी फ्रॉम ओन वेबसाइट vsmartacademy.com। मुझे बताओ, खुद के पेन ड्राइव है और ओन वेबसाइट पे क्या टीसीएस कट होगा क्या? नहीं। लिखो नो, यहां लिखना नो। ओन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिमार्क में लिखना ओन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रिमार्क में लिखना ओन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, सेकंड मुझे बताओ, वी स्मार्ट सेलिंग इज पीडी फ्रॉम kcartstore.com वेयर कंसिडरेशन डायरेक्टली रिसीव्ड टू वी स्मार्ट। एक मिनट, मुझे बताओ कंसिडरेशन उसके थ्रू आ रहा है या डायरेक्ट वी स्मार्ट का? तो दे जस्ट एक्ट एज एन एजेंट, तो लिखो नो। Kcart just acting as an agent, Kcart just acting as an agent। Now vsmart selling is speedy from amazon.com where first Amazon collect the payment and then makes the remittance to vsmart। हाँ, पैसा उनके थ्रू आ रहा है ना, तो क्या Amazon टीसीएस कट करेगा vsmart का? यस, तो लिखो यस, एज पर सेक्शन 52, एज पर सेक्शन 52 यहाँ टीसीएस कट किया जाएगा एंड Amazon vsmart का टीसीएस कट करेगा। समझ में आया क्या? ओके, चलो, ये था यहाँ पे एनालिसिस जो हमने देखा। अब आ जाओ आप मेन प्रोविजन पे। अब बेटा जो इसमें मेन पार्ट है वो समझाऊंगा, बाकी थेरी तो ठीक है, आपको पढ़ना है जैसे पढ़ लेना। ओके, पर यहाँ पे अब टीसीएस में आते हैं। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना आपको? चलो, हु इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस एंड फ्रॉम होम एवरी ईसीओ, अंडरलाइन द वर्ड, क्या? एवरी ईसीओ नॉट एक्टिंग एज एन एजेंट is required to collect TCS on the net value, underline the word, कौन से वैल्यू पे निकालना है? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू इट्स प्लेटफॉर्म। यहाँ पे नेट वैल्यू जो है इसको हाईलाइट करना, नेट वैल्यू पे आपका TCS कट किया जाएगा। इन प्रैक्टिस ईसीओ डजंट कलेक्ट दिस फ्रॉम सप्लायर डायरेक्टली बट रिटेन द TCS अमाउंट एंड देयर कमीशन फ्रॉम द पेमेंट रिसीव्ड एंड दे पे रिमेनिंग बैलेंस टू द क्या? सप्लायर। मुझे बताओ ईसीओ क्या करते हैं इन प्रैक्टिस? तो ईसीओ जो है टोटल कलेक्शन 1,18,000 का हुआ, उसमें से अपना कमीशन कट कर लेंगे और अपना टीसीएस जो भरना है बाकी का पेमेंट करेंगे। अरे यस और नो? ओके, in a scenario involving multiple ECO where customer order through ECO1 which is linked to ECO2, TCS will be collected by ECO2, the ECO making payment to supplier and ECO will not have the GST information of the supplier। चलिए, यहाँ पे यहाँ इंटर के लिए आप लिख सकते हो कीप इन प्रायोरिटी बी, सी में रखा तो भी चलेगा। ओके, कीप इन प्रायोरिटी सी, ये जो नोट है कीप इन प्रायोरिटी सी। पर मैं आपको इस नोट का यहाँ एक डायग्राम बना के देता हूँ। जैसे यहाँ पे समझ लो आपका जो सप्लाई है, ये सप्लाई ECO1 समझ लो kcart.com और उसके बाद में ECO1 राइट्स दे रहा है ECO2 को। आई रिपीट द वर्ड ECO2 को, यानी Amazon ले लो, Amazon। ऐसा हो सकता है आपने राइट्स किसको दिए? kcart ने राइट्स किसको दिए? Amazon को, और Amazon आगे रिसिपिएंट को दे रहा है। ओके, रिसिपिएंट को दे रहा है, तो इसमें टीसीएस कौन डिडक्ट करेगा? नहीं, एक मिनट, डायग्राम उल्टा कर दो। ECO1 और ये ECO2,
ओके, ECO1 और ECO2। तो यहाँ पे आप जो है आप ऑर्डर अमेजोन को दे रहे हो, अमेजोन ऑर्डर के कार्ड को दे रहा है, और के कार्ड सप्लायर। समझ में आया क्या? तो आपका पहला ECO कौन सा हुआ? ECO1, फिर ये ECO2। तो बताओ सप्लायर से कौन कनेक्टेड है, 1 या 2? तो इसमें TCS कौन कट करेगा? 2। इसमें TCS, तो यहां लिख दो TCS टू बी डिडक्टेड, TCS टू बी डिडक्टेड बाय ECO2, TCS to be deducted by ECO2, ECO2, done? Amazon नहीं कनेक्ट करेगा। अच्छा मुझे बताओ TCS हम किसका डिडक्ट करते हैं? सप्लायर का। तो हु इज कनेक्टेड टू सप्लायर? ECO2 के कार्ड, तो वो डिडक्ट करेगा TCS। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे इसको, पर जस्ट मैंने डिस्कशन हुआ इसलिए बता दिया। 2 ECO इन्वॉल्व हो गए तो, मल्टीपल ECO इन्वॉल्व हो गए तो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। व्हाट इज द रेट ऑफ TCS? अरे बोलो ना, रेट ऑफ TCS क्या है? 0.5%, 0.5% एंड 1%। ओके, ये आपका रेट ऑफ TCS रहेगा। इसके बाद में हाँ, ऑन अंडरलाइन नेट वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज। नेट वैल्यू ऑफ इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाईज पे लगेगा। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑन विच TCS टू बी डिडक्टेड? TCS is collected on 1% of net value of taxable supplies। अब net value of taxable supplies कैसे निकालना, वो देखो क्या कहते हैं। Net value of taxable supplies means aggregate value of taxable supplies of goods or services or both other than services on which entire tax payable under क्या? ECO under section 95 made during the month by all registered person through such ECO reduced by एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न टू द सप्लायर ड्यूरिंग द क्या? सेड मंथ। ओके, नीचे मैंने इसका प्रॉब्लम लिया है, थोड़ा प्रॉब्लम से समझते हैं। समझ लो ABC लिमिटेड इज अ ई-कॉमर्स ऑपरेटर। नीचे एग्जांपल में हो, ई-कॉमर्स ऑपरेटर हु प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स बाय ऑल रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन थ्रू ABC लिमिटेड के थ्रू जो सप्लाई हुआ है, टोटल सप्लाई हुआ है 13,24,000 का। आई रिपीट, टोटल सप्लाई हुआ है 13,24,000 का। उसमें का पहले डिडक्ट करो जो 95 का सप्लाई है। क्यों 95 का सप्लाई डिडक्ट करना है? क्योंकि उसके ऊपर TCS नहीं लगता है। तो पहले अगर कोई 95 का सप्लाई होगा तो वो डिडक्ट करो। ये समझ में आया क्या? उसके बाद में कोई सेल्स रिटर्न होगा, जैसे अमेजॉन क्या करेगा? समझ लो ओके, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सप्लायर ने अमेजॉन के थ्रू इतना लाख का माल बेचा, तो अमेजॉन क्या करेगा? वो जो इस मंथ में टोटल कितने लाख का माल बेचा? 13,24,000। ओके, तो अमेजॉन के थ्रू बेचा माइनस इस मंथ का उस बंदे का कोई रिटर्न होगा। अरे है ना, इस मंथ का कुछ बंदे का कोई रिटर्न होगा तो वो रिटर्न लेस करेगा। ओके, और 95 होगा तो 95 लेस करेगा। ठीक है, पर आपको तो ज्यादा एम्फोसाइज करना है रिटर्न। अगर मतलब रिटर्न डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को नेट वैल्यू बोला जाएगा, और उस नेट वैल्यू पे 1% का TCS कट होगा। एक मिनट, एक बार फिर से समझ लो। आप सप्लायर हो, मैं अमेजॉन हूं। आपने इस मंथ में जितना भी माल अमेजॉन के थ्रू बेचा, समझ में आया क्या? टोटल लेस अगर कोई 95 होगा तो, चलो आपको इंटर में 95 नहीं पूछेंगे, पर ये जरूर पूछेंगे सेल्स रिटर्न। अरे है ना, तो आपका टोटल सेल्स अमेजॉन के थ्रू लेस आपके रिटर्न इस मंथ के, अरे है ना, लेस इस मंथ के रिटर्न, उतना लेस करने के बाद जो बचेगा, क्या बचेगा? नेट वैल्यू। वो नेट वैल्यू पर TCS कट किया जाएगा। आई होप ये प्रॉब्लम समझ में आएगा आपको। ओके, तो वापस आता हूं ऊपर। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज कैसे निकाला जाता है? एग्रीगेट वैल्यू 95 को डिडक्ट होगा और रिटर्न डिडक्ट होगा। सेल्स रिटर्न, वो आपकी नेट वैल्यू आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैलकुलेटेड एज GSTN लेवल ऑन मंथली बेसिस। हर सप्लायर के GSTN लेवल पे मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होगा। ओनली वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज इज क्या? कंसीडर। इन शॉर्ट, अगर आपका सप्लाई एग्जम्प्ट होगा तो उसका TCS कट नहीं होगा, सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू पे होगा। ECO is required to collect tax on net value of taxable supplies made through it. Supply returns are adjusted against aggregate value of taxable supply by each supplier. If sales return exceeds the sale, ये important है, if sales return exceeds the sale, negative amount cannot be declared and has no impact on future tax period.
that is no TCS to be deducted, नो TCS टू बी क्या डिडक्टेड। मतलब क्या, समझ लो इस मंथ में आपका माल बेचा गया अमेजोन के थ्रू 10 लाख का, और इस मंथ का आपका सेल्स रिटर्न है 15 लाख का, क्योंकि लोगों को जो आपने पहले बेचा था वो लोगों को पसंद नहीं आया, अरे है ना, और सब रिटर्न आ गया। एक मिनट, ये मंथ का सेल कितना है आपका 10 का, और रिटर्न कितना है 15 का, तो निगेटिव वैल्यू हो गए। अगर निगेटिव वैल्यू हो गई तो TCS कट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। I hope you understood. Okay, so if sales return exceeds the sales, the negative amount cannot be declared and has no impact on future tax period. मतलब क्या, no TCS to be क्या deducted, उसमें कोई भी TCS डिडक्ट नहीं होगा। चलिए, तो ये था हमने। चलो मुझे ये बताओ TDS और TCS में क्या डिफरेंस है। TDS में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, आई रिपीट क्या, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज्यादा होगा तो TDS डिडक्ट होगा। यहाँ ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे है कि जितना भी माल आपने किसके थ्रू बेचा, अमेजोन के थ्रू, ओके, या ECO के थ्रू, ओके, तो वो जितना भी अमाउंट होगा लेस क्या, सेल्स रिटर्न, जो बचा उसके ऊपर TCS डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ 2,50,000 का क्राइटेरिया नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ TCS। TCS कहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा, इंपॉर्टेंट। ओके, ऑन एग्जाम सप्लाईज, अगर आपका सप्लाई एग्जाम होगा नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल तो TCS नहीं कट होगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट मेक अ सप्लाईज ऑफ सर्विस थ्रू क्या, ECO। पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं होगा, लेकिन 10(2) की एक कंडीशन है। अब सर सेक्शन 10 क्या था, सेक्शन 10 था कंपोजिशन लेवी, एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख। फिर हमने एक कंडीशन देखा था, कंडीशन में देखा था कि आपने मार्जिनल सर्विस से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। कुछ याद आया क्या 10(1) की स्कीम में। दूसरा, आपने इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करना चाहिए, आपने नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करना चाहिए, और एक था आपने ECO सप्लाई, जो से अंडर सेक्शन 52 के है, जो अंडर सेक्शन 52 के है, नहीं करना चाहिए। तो वो यहाँ बोल रहे हैं अगर कोई कंपोजिशन स्कीम ले रहा होगा तो वो ECO के थ्रू सप्लाई नहीं करेगा। समझ में आया क्या? अगर वो ECO के थ्रू सप्लाई करता है तो CL उसको मिलने वाला नहीं है। थर्ड, ऑन सप्लाईज कवर्ड अंडर क्या, रिवर्स चार्ज। अगर रिवर्स चार्ज होगा तो वो केस में ओके ECO TCS कट नहीं करेगा। एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज कवर्ड अंडर RCM। ओके, तो ये 4 केसेस है जहां आपका TCS जो है डिडक्ट नहीं होगा। चलो अब प्रोसीजर पार्ट आ गया, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दूंगा। मंथली स्टेटमेंट, मैं जो जो इंपॉर्ट स्टार करूं बस उतना ही पढ़ लिया तो इनफ। हाँ, प्रोसीजर कॉन्सेप्ट तो समझ गया ना आपको? यस, मंथली स्टेटमेंट ये इंपॉर्टेंट। ओके, जो भी TCS कट कर रहा है GSTR 8 में, ओके, मंथली स्टेटमेंट देना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ इफेक्टेड थ्रू ECO, इंक्लूडिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ रिटर्न थ्रू क्या, ECO। हर बंदे का मंथली स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, कितने वो बंदे का कितना माल बेचा, कितना रिटर्न आया, नेट वैल्यू कितनी आई, अरे है ना, उस पर TCS देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन कलेक्टेड बाय ECO पर्टेनिंग टू सप्लाईज मेड थ्रू ECO एंड अमाउंट ऑफ TCS क्या कलेक्टेड ऑन सच सप्लायर्स। ठीक है, ये मंथली स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा। ड्यू डेट क्या होगी उसकी, मंथली स्टेटमेंट की? ओके, आपको पूरा स्टेटमेंट GSTR 8 में GSTN पोर्टल पे सबमिट करना पड़ेगा, और वो बाय 10th ऑफ क्या, नेक्स्ट मंथ। क्योंकि जैसे 10 तारीख को आप ये स्टेटमेंट सबमिट करोगे, ओके, उसके कैश लेजर में जमा हो जाएगा। किसके कैश लेजर में जमा हो जाएगा? सप्लायर के। ओके, उसके बाद में TCS कहाँ क्रेडिट होता है बेटा, ये भी स्टार करना, ये स्टार करना। TCS कहाँ क्रेडिट होता है? ई कैश लेजर में। ओके, ये पहली लाइन स्क्रैच कर देना, ये बाय मिस्टेक आई है। सेकंड, TCS क्रेडिट स्क्रैच कर दो बेटा वहां पे। TCS इज क्रेडिटेड टू सप्लायर्स क्या, कैश लेजर इन रिलेवेंट टू टैक्स हेड एंड कैन बी यूज फॉर टैक्स क्या, लायबिलिटी इफ अनयूज। मुझे बताओ, TDS TCS के मेरे एक्सेस बैलेंस है कैश लेजर के, तो क्या मैं उसके रिफंड भी क्लेम कर सकता हूँ? यस। अनयूज होगा तो मैं उसका रिफंड भी क्लेम कर सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ में आ सकता है। TDS TCS के जो कैश लेजर के बैलेंस है अनयूज हो गए तो क्या आप रिफंड क्लेम कर सकते हो? यस। उसके बाद में ये कोई काम का नहीं है रेक्टिफिकेशन वगैरह, पर मैं पढ़ लेता हूँ। If ECO find discrepancies in GSTR 8 not arising from scrutiny or audit, it must rectify GSTR 8 for the month when the discrepancy is noticed. Rectification is not allowed after November 30 of the following financial year or filing date of GSTR 9B, whichever is come first.
मतलब अगर आपके जीएसटीआर 8 में कोई मिस्टेक होगी तो आप रेक्टिफाई कर सकते हो, पर रेक्टिफिकेशन का टाइम अगले साल का 30 नवंबर, अगले साल का 30 नवंबर, या जीएसटीआर 9B विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, आपने पढ़ा तो ओके, अदरवाइज कीप इन प्रायोरिटी सी। लेट फी, लेट फी पढ़ के जाना, टीसीएस की क्या है। तो क्वांटम ऑफ लेट फी, आपने अगर 10 तारीख को जीएसटीआर 8 फाइल नहीं किया, आई रिपीट 10 तारीख को जीएसटीआर 8 फाइल नहीं किया, तो क्वांटम ऑफ लेट फी 200 and 100 फॉर सीजीएसटी, 100 फॉर एसजीएसटी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेल्यूर क्या कंटिन्यू। मतलब 11 तारीख से 100 रुपए पर डे आपको क्या लगेगी, सॉरी 200 रुपीज पर डे आपको क्या लगेगी, लेट फी लगेगी, और 10,000 विच एवर इज लोअर। ओके, विच एवर इज लोअर। समझ लो आपने 12 तारीख को जीएसटीआर 8 दिया, तो 12 तारीख को 12 को जीएसटीआर 8 दिया, मतलब 2 दिन लेट हुए, 2 दिन लेट हुए मतलब कितने हो, 400 और 10,000 विच एवर इज लोअर, मतलब 400 ही लगेगा। ओके, पर मैक्स टू मैक्स 10,000 ही लगेगा। आई रिपीट, मैक्स टू मैक्स 10,000। कैसे मैक्स टू मैक्स 10,000? मतलब आपका डे वाइज 10,000 के ऊपर चले गया, तो ऐसे केस में विच एवर इज लोअर, तो मैक्स टू मैक्स 10,000, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। नील जीएसटीआर 8, फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 8 इज नॉट ऑलवेज मेन, हाँ ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। समझ लो इस बार मैंने कोई टीसीएस नहीं कट किया, तो क्या मुझे नील जीएसटीआर 8 फाइल करना है क्या? नहीं, मुझे कोई नील जीएसटीआर 8 फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर मैं कोई टीसीएस कट कर रहा होगा तो ही मुझे फाइल करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 8, वैसे ये अमेंडमेंट है, पर आई डाउट कि इंटर में पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, पर समझा देता हूँ। 3 years from the relevant due date of filing such statement. This time limit can be extended by government for an ECO or class of ECO subject to conditions and restrictions as may be specified. Government may allow to furnish statement after expiry of 3 years subject to condition. अब देखो, समझ लो कोई स्टेटमेंट देना भूल गया और उसने मतलब अगले महीने के 10 तारीख को देना था पर नहीं दिया, तो ऐसे केस में वो कब भूल जाता है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तभी भी अभी भी स्टेटमेंट नहीं दिया जीएसटीआर 8 में, तो वो कब तक दे सकता है, तो 3 साल तक, वो 3 साल तक कभी भी दे सकता है। ओके, हाँ गवर्नमेंट उसको, अब ये प्रोविजन है कि गवर्नमेंट उसको और भी एक्सटेंड कर सकती है 3 साल से ज़्यादा, बस इतना ही समझ लो, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कि स्टेटमेंट अगर कोई भूल जाता है तो मैक्सिमम विद इन 3 years वो दे सकता है, जिसको एक्सटेंशन भी है। एनुअल स्टेटमेंट, हाँ यहाँ पे एनुअल रिटर्न नहीं, जो टीसीएस कट करेगा, टीसीएस जो भी ईसीओ कट करेगा उनको मंथली जीएसटीआर 8 तो देने ही पड़ेंगे, साथ साथ में साल होने के बाद उनको जीएसटीआर 9B, आई रिपीट क्या, जीएसटीआर 9B एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा बाय 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ओके, एक मिनट, एक ये जीएसटीआर 8 जो है वो ईयरली है या मंथली है? और पूरे साल का एक एनुअल स्टेटमेंट जाएगा जो जीएसटीआर 9B में जाएगा, जिसकी ड्यू डेट होगी 31 दिसंबर। ओके, चलिए, इंटरेस्ट ऑन नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस, मतलब अगर आपने टीसीएस नहीं काटा तो क्या इंटरेस्ट लगेगा? तो इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल ऑन ओमिशन एज वेल एज इन केस ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर नोटिस। इन केस नॉन कलेक्शन ऑफ टीसीएस इंटरेस्ट इज अप्लीकेबल सिंस इन केस ऑफ ओमिशन। फर्दर पेनल्टी भी लगेगी, और वो कौन से सेक्शन की लगेगी? 122। इन शॉर्ट, अगर आपने टीसीएस नहीं कट किया और अगले महीने के 10 तारीख को नहीं दिया तो वो केस में इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा। ओके, आपके टीसीएस पे। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टीसीएस ओनली थ्रू क्या, ई कैश। मुझे बताओ, ये क्वेश्चन अच्छा है, जब अमेजॉन टीसीएस पे करेगा, आई रिपीट, जब अमेजॉन टीसीएस पे करेगा तो वो टीसीएस के लिए अमेजॉन का क्रेडिट लेजर यूज हो सकता है क्या? मुझे बताओ, टीसीएस उसका आउटपुट टैक्स है या किसी और का टैक्स? क्रेडिट लेजर नहीं यूज कर सकता। जब अमेजॉन टीसीएस पे करेगा तो वो उसका कैश लेजर यूज करेगा। मेरी बात समझे क्या? क्योंकि वो क्रेडिट लेजर क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि वो उसका आउटपुट टैक्स है ही नहीं, वो किसी और का टैक्स है। समझ में आया क्या? तो ऐसे केस में यहां पे देखो, पेमेंट ऑफ टीसीएस बाय ईसीओ is not allowed through input tax credit of ECO. This implies that TCS has to be paid through क्या? Cash only. Okay, TCS वो कैश के थ्रू ही पे किया जाए। ये पढ़ के जाना, आ सकता है एमसीक्यू में। Can we use credit for payment of TCS? No. एक लाइन दिमाग में प्रिंट कर लो, आपका क्रेडिट लेजर सिर्फ आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज होता है। आपका क्रेडिट लेजर ओनली फॉर आउटपुट टैक्स के लिए ही यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे नोटिस बाय जीएसटी ऑफिसर टू क्या, ऑपरेटर। ठीक है, ये छोड़ दो, जो नोटिस वगैरह जो है आपको नहीं पूछा जाएगा। फर्निशिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नोटिस पर, पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, अगर आपने नहीं दिया तो 25,000 का पेनल्टी आपको लगेगा। और लास्ट
क्रेडिट टू ई कैश लेजर। फर्निशिंग ऑफ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, ये भी प्रायोरिटी सी में रख देना। मतलब जो आपको और नोटिस में इंफॉर्मेशन मांगी वो 15 दिन के अंदर आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा। इंटरेस्ट रेट 18% पर एनम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ मेनली आपको ये टीसीएस में क्या याद रखना है? कम ऑन, टीसीएस में क्या याद रखना है? व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? व्हाट इज द रेट ऑफ टीसीएस? वन मतलब 0.5 0.5। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है? टीसीएस के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 250 से ज्यादा ऐसा कुछ क्राइटेरिया क्या? नहीं। नेट टैक्सेबल वैल्यू, नेट टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? एग्रीगेट वैल्यू माइनस सेल्स रिटर्न। बस इतने ही पॉइंट्स याद रखो और ख्याल रहे कि ईसीओ वो जो 95 का नहीं है और जिसके थ्रू क्या आ रहा है? कंसिडरेशन जिसके थ्रू। और जीएसटीआर 8 आपको मंथली बेसिस देना है बाय 10th ऑफ क्या? नेक्स्ट मंथ। और जो टीसीएस कट होगा वो टीसीएस आपके सप्लायर के कैश लेजर में जमा हो जाएगा और टीसीएस पेमेंट के लिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करने की कोई भी जरूरत, सॉरी, टीसीएस पेमेंट के लिए आपका कैश लेजर ही यूज होगा, क्रेडिट लेजर यूज नहीं होगा। डन? ओके, चलिए अब कुछ सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन नीचे दिए है वो देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया, whether tea board of India should collect TCS from the seller of tea or from auctioneer of tea who carry out the auction on the behalf of seller and buyer or both। जैसे इंडिया में टी सेल पर बहुत रिस्ट्रिक्शन है। जैसे आपने टी फार्म सुने होंगे कभी, तो वहाँ कोई पहले तो टी फार्म के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं और दूसरा कोई भी टी फार्म से सेल ऐसी डायरेक्ट टी सेल नहीं कर सकता है। जो भी सेल होगा वो ओनली टी बोर्ड के थ्रू होगा। किसके होगा? टी बोर्ड। तो जैसे आप टी के फार्मर हो और आपने टी लीव्स बनाए, ओके, तो वो जो है जो भी सेल होगा डायरेक्ट आप सेल नहीं कर सकते, वो टी बोर्ड के थ्रू सेल करना पड़ता है। टी बोर्ड उसका ऑक्शन करता है। ओके, तो टी अभी कैसा होगा? टी बोर्ड के ऑनलाइन वेबसाइट आ गए। आप सेलर हो, आप सेलर अपना रजिस्टर कर लो टी बोर्ड की वेबसाइट पे, ऑक्शनियर में बायर होगा और इनके थ्रू बेचा जाएगा। आई रिपीट, क्या? इनके थ्रू बेचा जाएगा। इसमें टी बोर्ड क्या लेगी? कमीशन। तो क्या टी बोर्ड ईसीओ माना जाएगा? यस, इट्स ओके, टी बोर्ड ईसीओ माना जाएगा और वो भी टीसीएस डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 52 टीसीएस शैल बी कलेक्टेड एट नोटिफाइड रेट बाय टी बोर्ड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेलर एज वेल एज फ्रॉम द क्या? ऑक्शनियर। ओके, तो ऑक्शनियर भी इस पे रजिस्टर होते हैं। जैसे किसी को अगर शेयर का नॉलेज होगा तो बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस पे सेलर भी रजिस्टर्ड होता है, बायर भी रजिस्टर्ड होता है और ब्रोकर भी रजिस्टर्ड होता है। समझ में आता है? ब्रोकर भी रजिस्टर्ड होता है। वैसा टी बोर्ड होता है, सेलर भी रजिस्टर्ड होता है, बायर भी रजिस्टर्ड होता है और ऑक्शनियर भी रजिस्टर्ड होता है। तो वहां पे भी टीसीएस कट किया जाएगा। मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ द स्टेट और यूटी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बाय टीसीएस डिडक्टर, टीसीएस कलेक्टर इन स्टेट वेयर ही डजंट हैव एनी फिजिकल प्रेजेंस। तो यहाँ पे चलो ये पेंडिंग रखना, कीप इन प्रायोरिटी सी पर पेंडिंग रखना क्योंकि इसके लिए रजिस्ट्रेशन चैप्टर होना थोड़ा जरूरी है। तो ये पेंडिंग रखो, मैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर में बताऊंगा। ओके, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो यहाँ ओके, ये जो चैप्टर है हमारा क्या होता है? एंड होता है और हमने कंप्लीट किया टीडीएस एंड टीसीएस। हाँ, अब आ जाओ पेमेंट ऑफ टैक्स। इसी चैप्टर में क्वेश्चनर में टीडीएस टीसीएस सेक्शन में चैप्टर कौन सा ओपन करना है आपको? क्वेश्चनर में चैप्टर कौन सा ओपन करना है? पेमेंट ऑफ टैक्स। उसमें कौन सा सेक्शन ओपन करना है? टीडीएस एंड टीसीएस। उसमें आ जाओ आप यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलो यहां पे ये सारे क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ये हमारे स्टडी मटेरियल से लिए क्योंकि एग्जामिनेशन क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स? एक मिनट, डिडक्ट टैक्स एट सोर्स मतलब ये टीडीएस है या टीसीएस है? टीडीएस है ना? कौन डिडक्ट, एक मिनट बिना देखे बताओ फटाफट, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? वी 6%। If supply made to government department, local authority, government agency, government authority, society and PSU। अगर ऐसा क्वेश्चन आया 2 मार्क्स तो 2 आउट ऑफ 2 मिलने चाहिए। डन। उसके बाद में whether person liable to deduct tax
even though if supplier has charged GST in his invoice, whether person liable to deduct tax even though if supplier has charged GST in invoice? Yes. उसको वो GST चार्ज करे या ना करे, ओके TDS तो उसको डिडक्ट करना ही पड़ेगा. Now third, what is the threshold limit for tax deduction at source? If total contract value of taxable supplies exceeds 2,50,000, कुछ याद है क्या? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000, लेकिन वैल्यू निकालते वक्त डोंट एक्सक्लूडिंग अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी कर देना. यहाँ पे अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी. वैल्यू निकालते वक्त आपको जीएसटी एक्सक्लूड करके निकालना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद में लास्ट, स्टेट द केसेस वेयर प्रोविजन ऑफ टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल. ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है. कौन कौन से केस में टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा? पहली प्रोविजो, नोटिफिकेशन, सर्क्यूलर. अरे है ना, इस बार मैंने जो नोट्स आपको ऑर्गेनाइज करके दिया ना वो बहुत अच्छे से करके दिया. कहा नहीं हुआ. प्रोविजो, प्रोविजो क्या कहता है? एलओएस एंड पीओएस सेम स्टेट में एंड रिसिपिएंट अदर स्टेट में. नोटिफिकेशन पीएसयू टू पीएसयू और सेकंड नोटिफाइड पर्सन टू नोटिफाइड पर्सन. नहीं नहीं, ये टीडीएस का ही है ना, टीडीएस का ही है ना. टीसीएस में कुछ नहीं है बेटा, वो अमेजोन को सब ही डिडक्ट करना पड़ता है, वो सिर्फ एग्जाम सप्लाई को है. ओके. और फिर सीबीआईसी क्लैरिफिकेशन में क्या क्या देखा था हमने? वैल्यू 2,50,000 से कम होगी. कुछ याद आया क्या आपको? 2,50,000 से कम होगी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू. या आपका टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट होगा तो टैक्सेबल वैल्यू 2,50,000 से कम होगी. पीएसयू टू पीएसयू होगा. ओके. नोटिफाइड पर्सन टू नोटिफाइड पर्सन होगा. आरसीएम होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, जीएसटी सेस होगा या शेड्यूल 3 की एक्टिविटीज होगी. तो ये केस में ये इंपॉर्टेंट आप करके जाना. एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा. ओके. अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ. ठीक है. यहां पे 22 में अगर आप आते हो तो क्वेश्चन है वेदर द रेट ऑफ टैक्स 1% नोटिफाइड अंडर सेक्शन 52 किसका था? इस सीजीएसटी एसजीएसटी और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. मुझे बताओ 1% ऑफ सीजीएसटी 1% ऑफ एसजीएसटी है या दोनों का मिला के 1%? तो इट इज एग्रीगेटिंग 1%, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. भाई क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? बहुत ही, हमने क्या पढ़ा, क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ. ओके. 23 में यहां पे क्वेश्चन देखो. इज एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन द बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लायर? एक मिनट, क्वेश्चंस का मिलो. क्या सारे ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना जरूरी है क्या? नहीं. तो हमारा चार्ट पहला, अगर वो 9(5) के ईसीओ हो गए, नहीं. अरे याद है ना, आप लिख सकते हो एजेंट होगा तो नहीं, ओन वेबसाइट होगा तो नहीं, ओके एग्जाम सप्लाई वगैरह होगा तो नहीं. अरे है ना. तो यहां पे आरसीएम होगा तो नहीं. पॉइंट्स लिखते जाओ. सारे ईसीओ को डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है टीसीएस. ओके. तो यहां पे ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, स्टडी मैट में दिया है, एग्जाम में आ सकता है. ओके. ये एक अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ. नेक्स्ट, स्टेट वेदर प्रोविजन पर्टेनिंग टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. एक मिनट. टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन कौन था? 52 विल बी एप्लीकेबल इफ फितान लिमिटेड सेल्स वॉच ऑन इट्स ओन थ्रू इट्स ओन वेबसाइट. ठीक है. टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा. If ABC Limited, who is a dealer of Royal brand sells watches through a Flipkart, an electronic commerce operator. Yes. तो आपको क्या लिखना है? नालायक नो यस करके मत नहीं, होमवर्क करना सारा.
कौन बोल रहा है नहीं? कौन बोल रहा है नहीं नालायक? ओके, तो आपका टीसीएस, अगर आप एजेंट नहीं होगे, आई रिपीट, अगर ईसीओ एजेंट नहीं होगा तो टीसीएस काटा जाएगा 0.1%, टोटल क्या 1%। नेट ओके, कौन से वैल्यू पे डिडक्ट होगा? नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज वेयर कंसिडरेशन फॉर सप्लाईज इज कलेक्टेड बाय क्या? ईसीओ। मतलब टीसीएस तभी डिडक्ट होगा अगर कंसिडरेशन, आई रिपीट, अगर कंसिडरेशन ईसीओ के थ्रू होगा। ठीक है, डिस्कशन एंड कंक्लूजन। इन द गिवन केस फिटान लिमिटेड सेल्स वॉच थ्रू इट्स ओन वेबसाइट, हेंस टीसीएस वोंट बी अप्लीकेबल। लेकिन अगर वो ओके स्लिप कार्ड के थ्रू बेच रहा है तो क्या टीसीएस अप्लीकेबल होगा? और स्लिप कार्ड उसका टीसीएस कट करेगा। ये आप लिख के देख सकते हो, ये राइटिंग प्रैक्टिस में लेना। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। There is no onus of filing any monthly or annual statement by ECO. अच्छा, हमने बहुत कुछ पढ़ा, जीएसटीआर 8, मंथली स्टेटमेंट, 9B, एनुअल। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा, there is no onus of filing any monthly or annual statement by ECO. Examine the technical versatility of statement by explaining relevant provision. मुझे ये बताओ कि क्या ECO को कोई स्टेटमेंट और रिटर्न देने नहीं पड़ते हैं क्या? देने पड़ते हैं ना, तो स्टेटमेंट इज इनवैलिड। फिर इनवैलिड है तो आपको बताना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा मंथली उसको? मंथली उसको जीएसटीआर 8 और विद इन 10 डेज ऑफ क्या? नेक्स्ट मंथ। उसको एनुअल स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। ओके, मैक्सिमम टाइम 3 साल होगा। कुछ याद आया क्या? मतलब अगर वो भूल भी जाता है तो मैक्सिमम क्या 3 टर्म, जो आगे एक्सटेंड भी हो सकता है। तो ये बस 4 पॉइंट ही बड़े इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको बताओ, मंथली क्या? जीएसटीआर 8, ड्यू डेट क्या होगी? 10 ऑफ नेक्स्ट मंथ, प्लस एनुअल भी देना पड़ेगा। यस, जीएसटीआर 9B। कुछ याद है? पर हमारी इंस्टीट्यूट ने आपसे फॉर्म एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, सिर्फ आप मंथली स्टेटमेंट दो एंड एनुअली स्टेटमेंट। फॉर्म टाइम पे याद नहीं भी आए तो भी चलेगा। समझ में आया? और मैक्सिमम टाइम लिमिट कब तक दे सकते हैं? 3 साल, जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है फॉर ओके बाय द कमिश्नर। ओके, चलो इतना ही लिया इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, अब ये हम सॉल्व करके देखेंगे, ये राइटिंग प्रैक्टिस में लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट केसेस, अंडरलाइन द वर्ड इंडिपेंडेंट केसेस, योर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट तो चाहिए और स्मार्ट भी चाहिए। कैसे होगा? जब आप स्टार्टिंग में जब प्रेस्टीज पॉइंट आते हो क्लास करने, तो दोस्तों से मिलते हो, सब एक होते हो, सब एक होते हो। अरे हारा, फिर जब सब एक होते हो तो फिर रॉक करते हो। सब एक होते हो तो फिर रॉक करते हो, फिर धीरे धीरे आपका नॉलेज एक्सपर्ट लेवल पे आता है और आखिरी में स्मार्ट बन के जाते हो। अरे हाँ, आखिरी में स्मार्ट बन के जाते हो। So, now from the following independent cases, चलो ये क्वेश्चन पे आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंट केसेस, योर एक्सपर्ट एडवाइस विच एप्रोप्रिएट रीजनिंग इज सॉट ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्या? टीडीएस टीसीएस प्रोविजन ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यू शैल ऑल्सो क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ क्या? टीडीएस टीसीएस एज द केस में बी इफ सेम इज अप्लीकेबल। पहला केस को केयरफुली पढ़ना। टॉप फैशंस अ डिजाइनर क्लॉथ डीलर और रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ क्या? वेस्ट बंगाल। इफेक्टेड सप्लाई थ्रू क्विक डील इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक मिनट, डीलर ने, क्लॉथ डीलर ने अपना सप्लाई ऑफ गुड्स ईसीओ के थ्रू बेचा। कौन से ईसीओ के थ्रू बेचा? क्विक डील। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल इंट्रास्टेट सप्लाईज इफेक्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नेट दिया मतलब रिटर्न डिडक्ट करके दिया है।
हो सकता है वो आपको ग्रॉस दे और सेल्स रिटर्न भी दे, हो सकता है वो आपको नेट दे। समझ में आया क्या? तो नेट कितना, तो उन्होंने किया 1,50,000 इफेक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप अभी तो समझ जाओगे पर बाद में कंफ्यूजन होगा कि 250 किधर था यार, टीडीएस में था कि टीसीएस में था? हाँ टीडीएस में था, ये याद रखना पड़ेगा। ओके तो ऐसे सिचुएशन में टीडीएस में था, तो यहाँ ओके 1,50,000 की वैल्यू है, ओके 2.5 लाख से कम है, इसलिए यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। दो खींच के, ये किसने बोला यस? भाई साहब ये टीडीएस का केस है या टीसीएस का केस? टीसीएस का केस है, 250 का क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। नेट वैल्यू कितनी है? 150, तो क्या नेट वैल्यू पे 1% डिडक्ट हो जाएगा? हाँ ना नालायक? हाँ चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर डालो, प्रैक्टिस क्वेश्चन में लिखो, राइट डाउन लिखो। एज पर सेक्शन 52, रेफरेंस के लिए नीचे है, एज पर सेक्शन 52 as per section 52, in case where supplies is made through ECO, in case where supplies is made through ECO, हाँ ये पॉइंट को अंडरलाइन करना, इन केस वेयर सप्लाईज इज मेड थ्रू ECO। आगे जो लिखने वाला हो, वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाईज, ये लाइन आनी चाहिए, वेयर द कंसिडरेशन फॉर सच सप्लाईज। अच्छा ये कंसिडरेशन डायरेक्ट आ रहा है या थ्रू ECO आ रहा है? तो कलेक्टेड बाय ECO, वेयर द कंसिडरेशन फॉर सप्लाईज इज टू बी कलेक्टेड बाय ECO, collected by ECO, then ECO has to deduct TCS। अब ऐसा लिख सकते हो ECO has to deduct TCS, या आप ऐसा भी लिख सकते हो ECO shall collect the tax, shall collect the tax मतलब ही TCS। समझ में आया? has to deduct TCS at the rate 1%, at the rate 1%, ब्रैकेट में 0.5% CGST and 0.5% SGST। SGST डन, ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा ये 1% किसका? ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ब्रैकेट में नेट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ब्रैकेट में ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ब्रैकेट में, ब्रैकेट कंप्लीट, मेड थ्रू ECO, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड थ्रू ECO। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने आपसे करवा लिया, ये पॉइंट्स आपके इसमें आने ही चाहिए। कंसिडरेशन वाला पॉइंट, 1% वाला पॉइंट, अरे है ना, एंड नेट टैक्सेबल वैल्यू, ये 3 पॉइंट तो आने ही चाहिए बॉस, 3 वर्ड्स दिखने ही चाहिए। ठीक है लिखो नीचे पैरा चेंज। इन गिवन केस, इन गिवन केस क्विक डील एंड ECO, quick deal and ECO, quick deal as an ECO has to deduct TCS as follows, has to deduct TCS as follows। निकालो TCS equals to कितना? कितना आएगा? 1,50,000 into 0.5% CGST, 0.5% SGST। डन? हाँ सेकेंड केस स्टडी, मेसर्स सुपर बिल्डर रजिस्टर्ड सप्लायर इन तमिलनाडु was awarded a works contract। works contract गुड्स होता है या सर्विस? वेरी गुड।
वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, एक मिनट, सुपर बिल्डर भी कहाँ का है? तमिलनाडु, और गवर्नमेंट भी कहाँ की है? तमिलनाडु, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऑफ दिस वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई कितना? 1 लाख। एक मिनट, 430 में 1 लाख क्या? पहले तो मुझे बताओ, क्या सुपर बिल्डर ने सर्विस गवर्नमेंट को दिया? अगर सुपर बिल्डर ने सर्विस गवर्नमेंट को दिया तो टीडीएस डिडक्ट होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से एग्जाम को डिडक्ट करना पड़ेगा, तो कितना बटा है? 330। 330 है मतलब 2,50,000 से ज्यादा है। केस टीसीएस की है या टीडीएस की है? टीडीएस की है। समझ में आया क्या? यहां कंफ्यूज मत हो जाना, केस टीसीएस का है या देखो, ईसीओ दिखा कि आग बंद करके टीसीएस, और गवर्नमेंट दिखा कि आग बंद करके टीडीएस। समझ में आया? तो लिखो, एज पर सेक्शन 51, as per section 51, if any supply of goods or services, if any supply of goods or services is made to the government, any supply of goods or services is made to the government where total contract value of taxable supply, where total contract value of क्या? taxable supply exceeds, taxable supply को अंडरलाइन करना, exceeds ₹2,50,000, exceeds ₹2,50,000, then government has to deduct TDS at the rate 2%, यहाँ 1 है कि 2 है? हाँ, यहाँ 2 है, at the rate 2%, ब्रैकेट में CGST 1%, SGST 1%। समझ में आया? 2% on such contract value, on such contract value। सेकेंड लाइन लिखो, taxable value does not includes value of exempt supply, value of exempt supply। next line, next point, in given case taxable value equals to का सिंबल देना, पूरा लिखो टैक्सेबल वैल्यू, नहीं तो उसका मीनिंग ट्रांजैक्शन वैल्यू भी होता है। समझ में आया क्या? टैक्सेबल वैल्यू इक्वल्स टू 4,30,000 माइनस 1 लाख, कितना आया? 330, फुल स्टॉप, नीचे लिखो, हेंस तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट need to deduct क्या? TDS। नीचे लिखो, TDS इक्वल्स टू, निकालो 330 का, 330 इंटू 1% CGST और 1% SGST। चलो निकालो, 3,300। लास्ट, टेस्टी कैटरर्स ये गुड्स है या सर्विस है? सर्विस है। रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ केरला प्रोवाइडेड कैटरिंग सर्विसेज इन कोची, केरला में आता है, टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर एनुअल ट्रेनिंग कैंप हेल्ड फॉर इट्स स्टाफ। एक मिनट, रिसिपिएंट कौन है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। सप्लायर कहाँ का है? केरला का। सर्विस कौन सी है? कैटरिंग सर्विस है। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए इसका, क्योंकि 2 स्टेट आ गए तो मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई चाहिए। कैटरिंग सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई एक हमने सेक्शन 12 में देखा था,
कैटरिंग सर्विस। ओके, आप रेस्टोरेंट या कैटरिंग में गए, आप तैयार हुए, जिम में गए, वो भी तैयार हुई, ब्यूटी ट्रीटमेंट की, अरे याद आया क्या, ऐसा कुछ देखा था। उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, द प्लेस वे सर्विस एक्चुअली परफॉर्म। तो इसने कैटरिंग सर्विस कहाँ परफॉर्म की? कोची। कहाँ परफॉर्म की? कोची केरला। यानी एलओएस कोची, सॉरी एलओएस केरला, पीओएस केरला। ये समझ में आया क्या? और रिसिपिएंट आंध्र प्रदेश, प्रोविजो आ जाएगी। यहां टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लिखना कैसे? लिखो यहां पे। ओके, लिखना कैसे? लिखो यहां पे, पहला लिखो। कोई बताएगा कैटरिंग सर्विस का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 12। सब सेक्शन नहीं याद है? 4 होगा कंफर्म? कैटरिंग का 12 4 है। चलो याद आता है तो पहले 6 तो आपको याद आ जाते। 2 साल का बच्चा था, 5 साल का हुआ, अरे है ना, पहले 6 तो याद आ ही जाएंगे। ओके, जाने दो, नहीं याद आ रहा है तो सेक्शन 12 लिखो। एज पर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एज पर सेक्शन 12 ऑफ क्या? आईजीएसटी एक्ट। ये कंबाइंड क्वेश्चन है प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस का। एज पर सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इन केस ऑफ कैटरिंग सर्विस, in case of catering service, the place of supply, the place of supply is the place, is the place where the service is actually performed, where service is actually performed. Para change, para change. Also, as per proviso to section 51, also as per proviso to section 51, if location of supplier LOS and place of supply, if location of supplier and place of supply is in a state, is in a state, is in a state, and recipient is located, and recipient is located in another state, recipient is located in another state, then in such case TDS is not deductible. ये समझा क्या? सर वो लिखे क्या? सीजीएसटी एचजीएसटी लगता है, फिर उसका टीडीएस कैसे कट करेंगे? क्योंकि पोर्टल ही अलाउड नहीं, फालतू बातें नहीं लिखना, चुपचाप इतना ही लिखो क्या? टीडीएस इज नॉट डिडक्टिबल और अप्लीकेबल। ओके, कंक्लूड करो। इन गिवन केस, in given case location of supplier and place of supply, location of supplier and place of supply is in Kerala, is in Kerala, and recipient Andhra Pradesh government, and recipient Andhra Pradesh government in another state, in another state, hence provision of TDS is not applicable, is not applicable. डन। सो इस तरह से हमारा अब ये चैप्टर एंड होता है। तो बेटा यहां हम आज रुकेंगे। डन। चलो अब आ जाओ चैप्टर नंबर 14, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड ईवेबल। अकाउंट रिकॉर्ड्स एंड ईवेबल, इसमें अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के कॉन्सेप्ट्स नए डाले गए। ठीक है, ये मई 24, जून 24 और ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए ये चैप्टर नया है। ईवेबल, सॉरी, ईवेबल तो पहले भी था, ईवेबल नया नहीं है, लेकिन अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स के सेक्शंस उन्होंने नए ऐड किए। यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले इंट्रोडक्शन,
रिलेवेंट डेफिनेशंस, जो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, वैसे तो सारी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं। रिलेवेंट डेफिनेशंस, उसके बाद में सेक्शन 35 और सेक्शन 36। सेक्शन 35 रीड विथ रूल 56-58 अकाउंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स, और 36 रिटेंशन ऑफ अकाउंट। और ईवे बिल के लिए सेक्शन 68 रीड विथ रूल 138, एक ईवे बिल कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेनली सबसे पहले जो अभी ये टॉपिक मई 24 जून 24 एग्जाम एंड ऑनवर्ड्स ऐड किया है, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ये दो सेक्शंस जो ऐड किए, सेक्शन 35 और सेक्शन 36, ओके, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ओके, यहाँ पे ये जो हम पढ़ेंगे और फिर बाद में ईवे बिल देखेंगे। ये दोनों चैप्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये दोनों चैप्टर्स जो मैं चार्ट बुक आपको देता हूँ, वो चार्ट बुक से ही आप जो है ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी रहेगा जो अमेंडमेंट स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे अमेंडमेंट बैच देखेंगे, ओके, जिसमें 3 टॉपिक ऐड करेंगे, तो मैं रेगुलर बैच का ही सेशन उनको देने वाला हूँ। तो आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का जो चार्ट आपके चार्ट बुक में नहीं होगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। उस लिंक में आपको तीनों जो चैप्टर्स नए ऐड किए हैं, IGST एक्ट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स और TDS TCS, तीनों चैप्टर के चार्ट की और नोट्स की, आई रिपीट, तीनों चैप्टर के चार्ट्स की और नोट्स की आपको उस PDF लिंक मिल जाएगी। या फिर जब आप अमेंडमेंट का पहला सेशन देखिएगा, अगर गूगल ड्राइव लिंक नहीं होगी तो हो सकता है कि आपको पोर्टल पे लॉगिन करना पड़े। तो मैं अमेंडमेंट का जो पहला सेशन होगा उसमें बताऊंगा कि आपको सारी नोट्स कहाँ से मिलने वाली हैं, ठीक है। तो चलिए अब ये देखते हैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स एंड ईवे बिल। तो आर यू रेडी? यस और नो? चलो, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स एंड ईवे बिल। इसमें हमें देखना है मेनली सेक्शन 35, 36 जो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड है, और सेक्शन 68 ईवे बिल, ओके, ईवे बिल, ठीक है। अब ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड का जो चार्ट है, वो चार्ट जो है यहाँ पे आपके चार्ट बुक में दिया है, वो ओपन करो। मैं पहले पूरा फ्लो एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैपिंग कर देता हूँ, और आपके चार्ट बुक में जो चार्ट दिया है वो ओपन करो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड का। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। चलो, तो दोस्तों मैं ये अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चार्ट के बेस पर आपको एक्सप्लेन करूंगा, चार्ट के बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे। कंटेंट पढ़ना आसान है, पहले चार्ट के बेस पर हम पूरा फ्लो को समझ लेते हैं, ओके। और आपको एग्जाम में ये चार्ट ही पढ़ के जाना है, कंटेंट नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ओके, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का। चलिए, अब मैं यहाँ पे ये चार्ट का फ्लो थोड़ा आपको कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अकाउंट्स रिकॉर्ड किसको मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो सारे रजिस्टर्ड पर्सन जो GST में रजिस्टर्ड पर्सन हो गए, उनको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ओके, GST के हिसाब से कैसे मेंटेन करना है, ओके, ये मैं आपको बताऊंगा। और अनरजिस्टर्ड पर्सन में उन्होंने एम्फोसाइज किया है वेयर हाउस कीपर। अगर आपका गुड्स वेयर हाउस में रखा है, किसी के वेयर हाउस में रखा है, तो जो गोडाउन है या वेयर हाउस है, ओके, उनको कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। और ट्रांसपोर्टर, अगर ट्रांसपोर्टर GST में रजिस्टर नहीं है, तो ट्रांसपोर्टर को कैसे मेंटेन करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया कि अगर आप GST के रजिस्टर पर्सन हो, तो आपको अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने पड़ेंगे। और आप GST के रजिस्टर पर्सन नहीं, आप स्पेशली वेयर हाउस ओनर हो या ट्रांसपोर्टर हो, आप मतलब आपके वेयर हाउस में गुड्स रखा गया है, ओके, वेयर हाउस में गुड्स रखा गया है, या आप ट्रांसपोर्टर हो गुड्स के, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है और किस तरह से रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नाउ पहली बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन में जनरल रिकॉर्ड्स क्या है और बाद में स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है, ओके, जनरल रिकॉर्ड और यहां कनेक्ट कर देना स्पेशल रिकॉर्ड्स क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आपको GST के हिसाब से कौन से जनरल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, क्योंकि हमारा GST ऑफिसर जब आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, तो वो GST के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स पर ज्यादा एम्फसाइज करेगा। तो GST के हिसाब से आपको कौन कौन से रिकॉर्ड जनरली सबको मेंटेन करने पड़ेंगे, और कुछ लोगों को क्या स्पेशल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ अब आते हैं जनरल रिकॉर्ड्स पे। जनरली सेक्शन 35(1) कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट एंड मेंटेन एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस।
मतलब क्या, REG 01 फॉर्म फाइल करते वक्त आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने बताई होगी वहां सबके रिकॉर्ड्स तो होने ही चाहिए, साथ साथ में जो भी आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताई हुई है तो उस ब्रांच का रिकॉर्ड्स उस ब्रांच में होना चाहिए। मतलब आपके रिकॉर्ड्स जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है, आई रिपीट, जो आपकी प्लेस ऑफ बिजनेसेस है वहां आपके रिकॉर्ड्स होने चाहिए, दूसरे जगह आप मेंटेन नहीं कर सकते। जो आपने REG 01 में जिसके एड्रेस नहीं बताया है, जिसके मैपिंग आपने नहीं की है। दूसरा, बुक्स फाउंड एट अनरजिस्टर्ड प्रीमाइसेस डीम्ड टू बिलोंग टू रजिस्टर्ड पर्सन। इस पॉइंट को समझ लो। अगर कोई बुक्स आपके कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई, घर पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, या कोई ऐसे प्लेस पे मिल गई जो रजिस्ट्रेशन में नहीं है, कोई डायरी मिल गई जिसपे आपने हाथ से लिखा हुआ था, कुछ गड़बड़ हाथ से लिखा हुआ था, तो ऐसे कोई बुक्स जो अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिल गया, कोई डायरी मिल गई, कोई आपका डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो भी आपका माना जाएगा अगर आपके घर पे मिला या आपके इस पे मिला। अभी बहुत सी बार लोग क्या कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि भाई आपको समझ लो इन्वेस्टिगेशन हुआ, रेड हुआ, स्क्रूटीनी हो गई और मेरे घर पे डायरी हो गई, पता नहीं किसने डाली, ओके कोई डाल के चले गया डायरी मेरे घर पे, फेंक दी थी, वो आ गई आपको दिख गई क्या? ओके, तो ऐसे केस में आप ऐसे नहीं बच सकते कि ओके नहीं नहीं मुझे तो नहीं पता किसने ये डायरी डाली है, किसने लिखा हुआ है, नहीं। जो भी डायरी, जो भी डॉक्यूमेंट्स ओके आपके अनरजिस्टर्ड प्लेस पे मिलेंगे वो भी आपके माने जाएंगे और डिपार्टमेंट उसके बेस पर एक्शन आपके अगेंस्ट में ओके ले सकता है ना। हाँ, अब आपका प्लेस ऑफ बिजनेस आपका वेयरहाउस होगा, आपका ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, या कंसाइनमेंट एजेंट का प्लेस होगा। एक मंदिर वाला एग्जांपल दिया था जहां आप रेड कलर के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा और वहां आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 35(1) कहता है अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। नॉर्मली आपको किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, सभी को जो रजिस्टर्ड पर्सन है किस टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ओके, तो ये लर्न ही करना पड़ेगा, कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट थ्योरी लर्न करना है, बस ये चार्ट हेल्प करेगा आपको लर्न करने में, अरेंज करने में आपको ये हेल्प करेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद में स्टॉक ऑफ गुड्स, आपका स्टॉक क्या है गुड्स का, इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स का, और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल। तो आपको प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कितने गुड्स प्रोड्यूस हुए, कितना इनवर्ड हुआ, कितना आउटवर्ड हुआ, स्टॉक कितना है, कितना टैक्स आपने गवर्नमेंट को दिया, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां याद रखो, और वो क्या, ओके ये जो स्टॉक है और आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, ओके ये अगर आप कंपोजिशन डीलर हो तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और आप कितना टैक्स दे रहे हो उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई अगर कंपोजिशन स्कीम होगा तो कौन से दो रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे, एक स्टॉक ऑफ द गुड्स और आउटपुट टैक्स पेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम जो आउटपुट टैक्स पे करता है वो टर्नओवर बेसिस पे करता है। ओके, तो उसके स्टॉक कितना है और क्या है उसके रिलेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, ITC अवेल एंड अदर पर्टिकुलर्स, ये बेसिक रिकॉर्ड्स है, यानी जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट स्क्रूटिनी करने आएगा तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड्स देखेगा, प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स देखेगा, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई के रिकॉर्ड्स देखेगा, गुड्स का स्टॉक देखेगा, आउटपुट टैक्स कितना पे किया और कितना पेएबल है और उसमें से कितना पे किया ये देखेगा, कितना ITC अवेल किया और अदर पर्टिकुलर्स कितना अवेल किया ये देखेगा। इसमें से दो रिकॉर्ड्स जो है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। गुड्स केप्ट एट अदर देन डिक्लेयर्ड लोकेशन डीम्ड एज अ सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयरऑन, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस पे नहीं है, वेयर हाउस में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, गोडाउन में नहीं है जो रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री है, शॉप है, आपकी गुड्स रजिस्टर्ड प्लेस में नहीं है, मे बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, और वो गुड्स कहीं और दिख गए जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो भाई साहब अगर आपके गुड्स कोई ऐसे प्लेस पे दिख गए जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो इमीडिएट उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आपने रिमूव कर दिया, इमीडिएट सप्लाई मान लिया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब बेटा एक ऐसी गलती मेरे क्लाइंट से हुई थी, उसने क्या किया कि यहाँ पे गोडाउन में गुड्स रखना था, अब गोडाउन में गुड्स रखना था तो उसने ओके गोडाउन में ऑलरेडी बहुत स्टॉक था, गोडाउन फुल था, तो उसको उसने फिनिश गुड्स बनाया और गोडाउन फुल था, तो उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, उसकी एक दूसरी प्लेस थी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं थी, तो उसने टेम्परेरी वहां रख दिया, उसने बोला ओके ट्रांसपोर्टर को अभी का वहां रख दे, फिर गोडाउन में डाल देंगे, ओके वेयर हाउस में डाल देंगे जो रजिस्टर्ड है। तो अब क्या हुआ कि इसने दूसरे प्लेस पर अपना स्टॉक रख दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं, और इसका बैड लक देखो, दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया, और जब दूसरे दिन मॉर्निंग में जीएसटी डिपार्टमेंट का स्क्रूटिनी हो गया तो उन्होंने स्टॉक गिना, जब स्टॉक रिकॉर्ड्स देखे और स्टॉक गिना तो पता चला कि इसने कुछ स्टॉक ऐसे प्लेस पे रखा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। डिपार्टमेंट ने भाई साहब कहा
ये जो स्टॉक तूने गोडाउन में रखना था वो गोडाउन में नहीं रखा, तूने अदर प्लेस पे रखा, तो इमीडिएटली तुझे ये सप्लाई मान के टैक्स देना पड़ेगा और उसके ऊपर तो पेनल्टी भी लगा दी थी। तो ये ख्याल रहे, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टॉक गुड्स का हमें हमारे रजिस्टर्ड प्लेस पे ही रखना अलाउड है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। आप दूसरे प्लेस पे रखोगे तो वो सप्लाई मान लिया जाएगा। ये समझा क्या? समझा होगा तो वन टाइप करो। तो इस टाइप के बेसिक अकाउंट्स आपको मेंटेन करने हैं। कुछ रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स। ओके, रिकॉर्ड्स है डॉक्यूमेंट्स में देखो जो रूल के थ्रू दिए हैं। अगर आपका इंपोर्ट हुआ होगा तो गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होगे तो उसके भी सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट, सप्लाईज अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन आरसीएम, अगर आपने आरसीएम में टैक्स पे किया होगा, अलॉन्ग विथ अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक इनवॉइसेस, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और वाउचर्स, ये सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे आपके रिकॉर्ड्स में। आरसीएम के पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स, इनवॉइस सारे संभाल के रखने पड़ेंगे। उसमें रिवाइज इनवॉइस होगे तो रिवाइज इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई होगा तो बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट चालान, सारी चालान, रूल 55 की चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, वाउचर्स में तीनों वाउचर्स, यहाँ पे रिसीव वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, वो सारे आपको संभाल के रखने पड़ेंगे। एडवांस रिसीव हुआ होगा तो पेड और एडजस्टेड, जो एडवांस रिसीव हुआ उसका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसमें से कितना एडजस्ट हो गया उसके रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। Required to keep a particulars of name and complete address of supplier, recipient and premises where goods are stored. और डिटेल एड्रेस के साथ आपके सप्लायर की डिटेल्स, आपके क्लाइंट्स की डिटेल और कहाँ गुड्स स्टोर किए उसकी डिटेल्स। तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड है। अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो आपको ये सेक्शन के हिसाब से ये अकाउंट्स और रूल के हिसाब से ये रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। लर्न करना पड़ेगा, थ्योरी है। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मैं थ्योरेटिकल चैप्टर को चार्ट में अरेंज करके दे रहा हूँ। अगर आप ये चार्ट भी पढ़ लो तो इनफ है। जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा दिस चार्ट इज इनफ इनफ इनफ। ओके, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हुए बेसिक रिकॉर्ड जो आपको मेंटेन करने हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस में एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। तो स्पेशल केसेस में यहाँ लिख दो एडिशनल रिकॉर्ड्स। आपको कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं स्पेशल केसेस। तो ये कौन सी स्पेशल केसेस है जहां एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन? अब एडिशनल मतलब ये तो करने ही पड़ेंगे जो जो आपको अप्लीकेबल है। इन एडिशन टू दिस आपको और कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स मेंटेन करने। तो टोटल ऐसी उन्होंने 5 स्पेशल केसेस दिए, 1 2 3 4 एंड 5। और ये 5 स्पेशल केसेस में आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। नाउ पहला रूल 56(11) के हिसाब से, ओके, अब यहां पे रूल रिगार्ड टू मेंटेन बाय एजेंट, एजेंट के लिए मतलब अगर आपको याद होगा तो एजेंट खुद का इनवॉइस बना रहा है या खुद का नहीं बना रहा है, जो भी एजेंट होगा और आपका सप्लाई एजेंट के थ्रू होगा, पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 कुछ याद होगा तो उसके लिए एजेंट को कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। और यहाँ पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, पी का मतलब एवरी प्रिंसिपल, ठीक है। देखो, पर्टिकुलर्स ऑफ ऑथराइजेशन रिसीव फ्रॉम ईच प्रिंसिपल टू रिसीव और सप्लाई द गुड्स। नाउ प्रिंसिपल के बिहाफ पे आप गुड्स रिसीव कर रहे हो या प्रिंसिपल के बिहाफ पे बेच रहे हो तो उसका ऑथराइजेशन लेटर प्रिंसिपल से लेना पड़ेगा। तो जब एजेंट की कोई चेकिंग होगी, स्क्रूटिनी होगी, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ये सवाल पूछ सकता है कि तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है। हाँ, तो अगर तू प्रिंसिपल के बिहाफ पे माल बेच रहा है तो तेरे पास ऑथराइजेशन है क्या? ईच प्रिंसिपल का, समझ लो तू 2-3 प्रिंसिपल के माल बेच रहा है, तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है, तेरे पास ओके अलग अलग कंपनी की चॉकलेट्स है, तो तू चॉकलेट की एजेंसी होगी और 2-3 कंपनी की चॉकलेट्स की एजेंसी तेरे पास होगी, तो सारे प्रिंसिपल्स के ऑथराइजेशन गुड्स लेने के और सप्लाई करने के तेरे पास होने चाहिए। दूसरा, डिस्क्रिप्शन वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बिहाफ पे कितना गुड्स मिला उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू और उसकी क्वांटिटी स्पेशल टू रिकॉर्ड, पूरा डिटेल में देखा कौन कौन से गुड्स उन्हें प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिए बेचने के लिए, उसकी डिस्क्रिप्शन, वैल्यू और क्वांटिटी पूरा देगा। डिस्क्रिप्शन वैल्यू क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, रिसीव्ड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन एंड सप्लाइड ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन। तूने कितना माल प्रिंसिपल के बिहाफ पे लिया उसकी तीनों डिटेल पूरी देना पड़ेगा, कितना माल बेचा प्रिंसिपल के बिहाफ पे उसकी डिटेल, और ये ईच प्रिंसिपल वाइज देना पड़ेगा। यानी हर प्रिंसिपल का अलग अलग शीट तेरे को मेंटेन करना पड़ेगा, अलग अलग लेजर मेंटेन करना पड़ेगा। तेरे पास चॉकलेट की एजेंसी है तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, पार्ले की एजेंसी है, कोका कोला की एजेंसी है और किसी डेयरी मिल्क की एजेंसी है, तो जो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे तू चॉकलेट बेच रहा है उसका हर ईच प्रिंसिपल के ये रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ अकाउंट फर्निश टू पी,
तो ओके, टाइम टू टाइम तू प्रिंसिपल को रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करता है कि कितना माल बेचा वगैरह, तो उसकी डिटेल्स तेरे को देनी पड़ेगी। एंड टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब क्या, अगर तू ओन इनवॉइस दिया दे रहा होगा तो तूने टैक्स दिया है, या तूने ओके स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा, स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लग के आया होगा तो उसका, तो तूने स्टॉक ट्रांसफर पे जो जीएसटी लग के आया उसका टैक्स, या तूने जो टैक्स दिया होगा उसकी सारी डिटेल्स तुझे मेंटेन करना पड़ेगा। ये समझा क्या? समझने में आसान है और कोई स्पेशल नहीं कि एजेंट को ये इन एडिशन टू बेसिक रिकॉर्ड्स ऊपर जो दिए गए ये एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। दूसरा, सेकंड, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को एडिशनल रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करना है? समझा होगा तो फटाफट ए टाइप करो। मैन्युफैक्चरर को क्या मेंटेन करना है? मंथली प्रोडक्शन अकाउंट। हाँ, ये मंथली हाईलाइट करो। ओके, मंथली को हाईलाइट करो। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटी ऑफ आरएम, आरएम मतलब रॉ मटेरियल और सर्विस यूज इन द मैन्युफैक्चर। नाउ मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शन अकाउंट मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें क्लियर मेंटेन करना पड़ेगा कि कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितना सर्विस यूज की इन प्रोडक्शन, और मंथली बेसिस पे। एक केस स्टडी बताऊंगा। ओके, पुणे की एक कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, छोटी थी, और लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे कितना रॉ मटेरियल, कितनी सर्विस, आपको मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हो गया और वो अकाउंटेंट 3 महीने छुट्टी पे रहा, इसलिए इनका मंथली प्रोडक्शन रिकॉर्ड्स तैयार नहीं हुआ था, कितना रॉ मटेरियल यूज किया, कितनी सर्विस यूज। इन बिटवीन डिपार्टमेंट की स्क्रूटिनी हो गई। डिपार्टमेंट ने देखा कि अरे भाई साहब 3 महीने से तो इन्होंने कोई अकाउंट ही मेंटेन नहीं किया है मंथली बेसिस पे, जबकि लॉ कहता है कि मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, और 3 महीने से इन्होंने कोई रिकॉर्ड ही नहीं मेंटेन किया, तो ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जहां तक है, ओके, बुलाया गया ओनर को कि भाई ये क्या है, ये क्या है, कोई एंट्री नहीं है 3 महीने से, ये तुम्हारे रिकॉर्ड में ना रॉ मटेरियल ना सर्विस कोई नहीं है, क्या क्या किया है ये, नालायक। ओके, लॉ जब मंथली कहता है तो मंथली हम तुम्हारे पे अब पेनल्टी लगा देंगे, देख लेना आप, तुमने पेनल्टी लगा। उसने कहा कि सर मेरा अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, मुझे मंथली बेसिस पे मेंटेन करना है, और अब अकाउंटेंट वो 3 महीने से छुट्टी पे। भाई तुम्हारे अकाउंटेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो मैं क्या करूँ, दूसरा अकाउंटेंट लगा, लॉ फॉलो कर। तो ऐसे केस में इस बंदे पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने पेनल्टी लगा दी। वो अपील में गया और अपील में फिर कोर्ट ने उसको रियायत दी कि ठीक है, जुनैन केस है इसलिए पेनल्टी नहीं लगेगी, कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। लेकिन डिपार्टमेंट ये जरूर देखेगा कि आप अगर मैन्युफैक्चरर हो तो आप मंथली बेसिस पे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे। उसके बाद में ओके, क्वांटिटी डिटेल्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का भी रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तुमने कितना फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर किया, कितना वेस्ट प्रोड्यूस हुआ, बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, वो सारे रिकॉर्ड्स मैन्युफैक्चर को मेंटेन करने पड़ेंगे। भाई ये समझा क्या मैन्युफैक्चर का? अगर मैन्युफैक्चर का समझा होगा तो जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड है जोर से एम टाइप करो, जोर से एम टाइप करो। ठीक है, ये मैन्युफैक्चर को एडिशनल रिकॉर्ड है। नाउ नेक्स्ट, रिकॉर्ड टू बी मेंटेन बाय सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। हाँ, आप सर्विस के सप्लायर हो तो ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, जो जो आपको अप्लीकेबल है, ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे, यहाँ ये तो बेसिक रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, साथ साथ में क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन द प्रोविजन ऑफ सर्विस। सर्विस में कितने गुड्स यूज किए जा रहे हैं, ओके, सर्विस में गुड्स कितने यूज किए जा रहे हैं उसके रिकॉर्ड। समझ लो मैं यहाँ ट्रेनिंग कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं कितने इनपुट्स यूज कर रहा हूँ, कैपिटल गुड्स यूज कर रहा हूँ, उसकी क्वांटिटी वाइज पूरी डिटेल मुझे मेंटेन करनी पड़ेगी। डिटेल्स ऑफ इनपुट सर्विस यूज एंड डिटेल्स ऑफ सर्विस सप्लाइड, इसके क्लियर रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करने पड़ेंगे। कितनी इनपुट सर्विस यूज की, कितनी आउटपुट सर्विस प्रोवाइड की, ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मेंटेन करने पड़ेंगे। ये था सप्लायर ऑफ सर्विस के लिए। नाउ आपका वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कुछ याद करो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए होगे तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड। समझ लो मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, तो कौन से बिल्डर का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसका नेम, ओके, उसका कंप्लीट एड्रेस, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज। मैंने 4 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, चारों बिल्डर के लिए है, तो हर बिल्डर की डिटेल्स मुझे देनी पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस रिसीव्ड फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट के लिए कितने इनपुट्स मिले, उसका कंप्लीट डिटेल्स, वैल्यू, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी मिली, गुड्स और सर्विस रिसीव हुई। तो आपको रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो आप कंबाइन नहीं मेंटेन कर सकते हो, हर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। थर्ड, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस यूटिलाइज फॉर ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट,
हर वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके अगर 10 वर्क कॉन्ट्रैक्ट चालू है, जैसे एल एन टी के यहाँ पे 150 वर्क कॉन्ट्रैक्ट चालू है, तो 150 वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग सेपरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, कितना गुड सर्विस रिसीव हुआ, कितना यूटिलाइज हुआ, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव फॉर ईच वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कितना आपको पेमेंट मिला, कंटिन्यूअस सप्लाई होगा, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ज्यादा होगा, तो इवेंट कब कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि इवेंट वाइज आपका टीओएस आएगा, आपको याद होगा इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, ड्यू डेट वाइज टीओएस आएगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, तो आपको पेमेंट कैसे कैसे मिला, एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर। ओके, तो ये जो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो ये यहाँ पे एक चीज याद रखना, आ सकता है एग्जाम में कि अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हम कंबाइंड सबका मेंटेन कर सकते हैं क्या, नहीं, आपको सारी डिटेल ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। समझा होगा तो WC टाइप करो, समझा होगा तो WC टाइप करो। ओके, ये सब लर्न करना पड़ेगा, ये लर्न करना पड़ेगा। अब बेटा थ्योरी में कुछ तो लर्न करना पड़ेगा ना। ओके, कैसा, मैंने ऑलरेडी चार्ट में बहुत सिंप्लीफाई करके दिया, अब ये भी नहीं पढ़ोगे तो छोड़ दो, फिर सीए छोड़ दो, क्यों करते हो, छोड़ ही दो ना फिर आप। मैं तो कहूँगा कि जो मैंने बुक में थ्योरी दी उससे ज्यादा इतना तो पढ़ लो, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स में ये भी नहीं पढ़ोगे तो क्या। और हर चीज में ऐसी आदत मत लगाओ, मेमोरी टेक्निक एंड चार्ट एंड उसमें भी ये कुछ चीजें तो आपको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय C&F एजेंट। C&F एजेंट मतलब लिख दो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट अरविंद, लिमिट में रहो बेटा। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछना और उस पर टाइम पास करना, ऐसा मत करो, छोड़ दो तो छोड़ दो फिर। यहाँ पे डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ठीक है, आखिरी लेक्चर में नाराज मत करो यार। और ये तो नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, तो इस पे तो 2-3 मार्क का आएगा ही आएगा, आएगा ही, क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, 2-3 मार्क के लिए आएगा ही आएगा। अब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्या होता है, ये क्या होता है कि बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं, जैसे मारुति के, ओके, फैक्ट्री से माल उठाते, क्लियर करते और उनके सारे कस्टमर को बांटते हैं। ओके, पूरा पूरा मेंटेन करके देते हैं आपको, आप टेंशन मत लो, आप सिर्फ माल बनाओ, आपका माल उठाया जाएगा, हमें डिस्ट्रीब्यूटर किसको किसको देना है ये बता दो, और सारे उनके बायर को माल पहुंचा दिया जाता है। उनको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, ठीक है, उसको कहा जाता है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड ऑन द बिहाफ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अब समझ लो मारुति उद्योग लिमिटेड है, इनके कार उठाते हैं, जो इनके दुनिया पूरे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर में कार पहुंचा देते हैं, पूरा मैनेजमेंट ये करते हैं, उनको क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट कहा जाता है। तो अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा तो वो सिचुएशन में वो प्रॉपर ओके रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, जो जो गुड्स उसने हैंडल किया, एंड प्रोड्यूस द डिटेल्स एज रिक्वायर्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। तो ये 5 केसेस है जहां कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं। चलो, कौन कौन सी केसेस है मेरे साथ बताओ। एजेंट, उसके बाद में मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर के लिए कुछ एक्स्ट्रा, ये तो ऑलरेडी मैंने समराइज करके दे दिया है आपको, या वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगा तो ये यहाँ पे, और लास्ट C&F एजेंट, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा। ओके, क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा, तो वो क्लीनिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो है इस तरह से यहाँ हैंडल होगा। चलो 1 मिनट, कोई टाइम पास मत करो बेटा। ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना। ये तो हुए आपके बेसिक रिकॉर्ड और ये एडिशनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हो लेकिन आपके वेयर हाउस में गुड्स रखा जा रहा है विदाउट टैक्स, या आप ट्रांसपोर्टर हो, तो आपकी कुछ जिम्मेदारी है। सबसे पहले देखते हैं, ओके, ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर, ठीक है, ओनर ऑपरेटर ऑफ गोडाउन और वेयर हाउस कीपर, आपकी क्या जिम्मेदारी है। समझ लो गोडाउन कीपर और वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर रजिस्टर्ड होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास GST नंबर है। अगर अनरजिस्टर्ड होगा तो उसके वेयर हाउस में अगर गुड्स रखा गया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो उसे यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। ओके, ख्याल रहे, अगर वेयर हाउस कीपर रजिस्टर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वेयर हाउस कीपर अनरजिस्टर्ड है तो उसे एक स्पेशल नंबर लेना पड़ता है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर। तो वो अपने वेयर हाउस में ऐसे गुड्स रख सकता है जिसके ऊपर GST नहीं दिया गया हो, क्योंकि अभी तक वो सप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो वो क्या कहते हैं। shall maintain a record of the consignor, consignee and other relevant details of the goods as such may be prescribed.
मतलब ये वेयर हाउस कीपर जो है रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे जिसमें कंसाइनर कौन है, किसका माल है, किसको देना है, और अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, अदर डिटेल जो नीचे दी गई है, इनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स वेयर हाउस कीपर को मेंटेन करना पड़ेगा। तो अब कौन सी डिटेल्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट विथ रिस्पेक्ट टू द पीरियड फॉर विच पर्टिकुलर गुड्स रिमेन्स इन अ वेयर हाउस। तो कितने पीरियड तक वो गुड्स वेयर हाउस में रहेगा उसका प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू डिस्पैच, मूवमेंट एंड रिसिप्ट एंड डिस्पोजल ऑफ सच गुड्स, कितना गुड्स डिस्पैच हुआ, कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितना गुड्स डिस्पोज हुआ, उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन करने पड़ेंगे। और ये हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, हर कंसाइनर और कंसाइनी वाइज इनको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो वेयर हाउस कीपर करता क्या है यार, एरी से ज्यादा इमेजिन करो। गुड्स आता है, हर कंसाइनर का गुड्स आता है, कितना गुड्स आया, कितना मूव हुआ, कितना रिसीव हुआ, कितना डिस्पोज हुआ, कितने पीरियड तक वेयर हाउस में रहेगा, कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, दैट्स ऑल। ये रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। उसके बाद में स्टोर द गुड्स इन सच अ मैनर दैट दे कैन बी आइडेंटिफाइड आइटम वाइज और ओनर वाइज एंड शैल फैसिलिटेट फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन डिमांड। अब वो क्या करेंगे कि जब वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे, इमेजिन द वेयरहाउस में गुड्स को अरेंज करेंगे तो बराबर आइटम वाइज अरेंज करना पड़ेगा, हर आइटम प्रॉपर सही जगह, सारे एक टाइप के आइटम्स अलग सेक्शन में रखने पड़ेंगे। ओनर वाइज अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी ऑफिसर जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा तो वो ऐसा नहीं बोल सकता ये गुड्स यहाँ रखा गया, वो गुड्स वहां रखा गया, ऐसा नहीं बोल सकता। उसको आइटम वाइज और ओनर वाइज वो मेंटेन करना पड़ेगा। उसके बाद में ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को क्या लाइबिलिटी है, अगर वो रजिस्टर्ड होगा और अगर वो अनरजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, अनरजिस्टर्ड होगा तो वो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेगा। ओके, और वो ट्रांसपोर्टर यहाँ पे ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सकता है जिसके ऊपर जीएसटी ना दिया हो। अब ट्रांसपोर्टर को क्या जिम्मेदारियां हैं, shall maintain the records of the consignor, consignee and other relevant details of the goods in such a manner as prescribed. ओके, तो ये जो है, देखो मैं आपको बता दूं, थ्योरी है, इसको सिंप्लीफाई करके दे रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो, ना मेरी बात सुन रहे हो, ना यहाँ पे ओके मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट टाइम पास कर रहे हैं, ना अभी मेरी बात सुन रहे हैं, और बाद में पढ़ने में उतना ही टाइम वेस्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान दे दिया तो मेरे साथ ही हो जाएगा ना। नहीं तो फिर एक काम करो, लेक्चर रोक दो, अभी क्यों टाइम वेस्ट करो, रोक दो, बाद में फ्रेश मूड में देख लेना, क्यों टाइम पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में कंसाइनर और कंसाइनी, ओके, ट्रांसपोर्टर को भी ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे कि कौन से कंसाइनर का गुड्स लेके जा रहा है, किसके लिए लेके जा रहा है, कंसाइनी के लिए, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। दूसरा, also such records as mentioned in rule shall maintain the records of goods transported, delivered, goods stored in a transit by him along with, मतलब इनको पूरे रिकॉर्ड्स के कौन से गुड्स वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, किसको किसको डिलीवर्ड किए उसके रिकॉर्ड्स, इन बिटवीन ट्रांजिट में स्टोर किए होंगे तो उसके रिकॉर्ड्स। दूसरा, ओके, जीएसटी ऑफ द रजिस्टर्ड कंसाइनर एंड कंसाइनी फॉर द ईच ऑफ हिज ब्रांचेस, और जो कंसाइनर और कंसाइनी उनके जीएसटी नंबर भी उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यानी किसी ट्रांसपोर्टर का ट्रक रास्ते में पकड़ा गया तो वो ट्रक के पास ये सारे रिकॉर्ड्स डिटेल होनी चाहिए, कौन सा गुड्स ट्रांसपोर्ट है, किसको डिलीवर्ड होने वाला है, कहाँ स्टोर किया हुआ है, सप्लायर का जीएसटी क्या है, रिसिपिएंट का जीएसटी क्या है, वो ट्रांसपोर्टर के पास ये रिकॉर्ड होने चाहिए। और नेक्स्ट, इफ ट्रांसपोर्ट इज रजिस्टर्ड इन मोर देन वन स्टेट और यूटी में अप्लाई फॉर यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर फॉर ईडब्ल्यूबी, ईडब्ल्यूबी मतलब लिख दो ई वे बिल, ई वे बिल, ये मैं आपको ये वाला पॉइंट मैं ई वे बिल में पढ़ाऊंगा। ओके, ई वे बिल में उसको यूनिक कॉमन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ता है, ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो ये तो देखा हमने, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो किस टाइप के रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, जनरल रिकॉर्ड्स तो याद करके जाना, एटलीस्ट जनरल रिकॉर्ड याद करके जाना। स्पेशल रिकॉर्ड एजेंट एक इंपॉर्टेंट है जिसका याद करके जाना। तो स्पेशल रिकॉर्ड्स में आपको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं, अगर आपका वेयरहाउस है, आप रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड हो तो आपके वेयरहाउस के लिए आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो आपको यूनिक, अनरजिस्टर्ड हो तो यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा और इस टाइप के रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने जाना पड़ेगा। इतना एक पेज तो भी अच्छे से लर्न करके जाना। नाउ अब लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो प्रोसीजर फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट। ओके, आप जो अकाउंट मेंटेन करोगे, नीचे आ जाओ, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगे, यानी आप टैली में, कंप्यूटर में ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो।
जिसका आपको प्रॉपर बैकअप लेना पड़ेगा। रिकॉर्ड टू बी प्रोड्यूस टू ऑफिसर ऑन डिमांड अलॉन्ग विथ फाइल एंड पासवर्ड। जब भी ऑफिसर मांगेगा तो आपको उसका फाइल और पासवर्ड देना पड़ेगा। नो एंट्री टू बी इरेज और रिटर्न। रिकॉर्ड में ऐसी स्क्रैचेस वगैरह इरेज नहीं होना चाहिए। एंड आपके रिकॉर्ड सीरियल नंबर होने चाहिए। ठीक है, ये आपके रिकॉर्ड के बारे में आपको ख्याल रखना है। वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, बैकअप प्रॉपर हो। अगर उसको कोई पासवर्ड फाइल होगा तो ऑफिसर को प्रोवाइड करो। अगर रिकॉर्ड में मैनुअल होगे तो इरेज और ऑन और रिटर्न नहीं होने चाहिए और सीरियली नंबर होने चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ओके आपको पढ़ के जाना है। कॉन्सिक्वेंसेस फॉर फेलियर टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर आप ऊपर दिए गए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाए तो नॉन अकाउंटेड गुड्स एंड सर्विस रिगार्डेड एज अ डीम सप्लाई एंड टैक्स पेबल देयर ऑन। प्रॉपर बैकअप मतलब नालायक हार्ड डिस्क पे बैकअप रखना चाहिए या सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। इतना नहीं समझ में आता है? बैकअप रखना चाहिए मतलब हार्ड डिस्क पे सर्वर पे बैकअप रखना चाहिए। ओके, यहाँ पे चलिए, तो अगर आपने रिकॉर्ड नहीं मेंटेन किए तो जो गुड्स रिकॉर्ड्स में नहीं ऐड किए हैं वो सप्लाई माना जाएगा, टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी लगेगी। और सेक्शन 73 74 अप्लाई होगा जिसके अंडर में आपको पेनल्टी लगेगी। ओके, लास्ट विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। रिटेंशन ऑफ अकाउंट्स। सर रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे? ओके, रिकॉर्ड्स कितने दिन तक संभाल के रखने पड़ेंगे? तो आपको टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। आपका अब देखो, आपको कितने दिन तक संभाल के रखना है? समझ लो आपका फाइनेंशियल ईयर है 23 24, आपका फाइनेंशियल ईयर है, तो इसके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। आपका एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है 31 दिसंबर 24। तो वहां से 72 मंथ्स यानी जो फाइनेंशियल ईयर का एनुअल रिटर्न का डेट होगा, ड्यू डेट होगा, ओके 31 दिसंबर, वहां से 72 मंथ्स तक आपको इस फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ेंगे। मतलब लगभग 6 ईयर्स, 6 साल तक आपको रिकॉर्ड संभाल के रखने पड़ सकते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, बराबर पढ़ के जाना। टिल एक्सपायरी ऑफ 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न। उसके बाद में इफ सब्जेक्ट मैटर इज फॉर अपील, रिवीजन, रिटेंशन शैल बी लेटर ऑफ। अगर आपने कोई अपील फाइल की होगी या रिवीजन होगा तो रिटेन शैल बी लेटर ऑफ 1 ईयर ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील या 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न व्हिच इज लेटर। हाँ, अगर आपने अपील फाइल की होगी तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया उसके बाद 1 ईयर या 72 मंथ्स व्हिच इज लेटर। मतलब ये हुआ कि आप मतलब आपके अगर 72 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे और उसके पहले आपने अपील फाइल की होगी तो फिर पूरे 72 मंथ्स संभाल के रखना पड़ेगा। या फिर 72 मंथ्स फाइल कंप्लीट हो गए होंगे और आपका अपील का डिसीजन आया होगा, तो जिस दिन अपील का डिसीजन आया और आपको 1 ईयर, और आपको 1 ईयर जिस दिन डिसीजन आया वहां से 1 ईयर एक्स्ट्रा और रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे। तो आपके अगर 72 मंथ्स या 1 ईयर विच एवर इज लेटर होगा, ओके वो आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। तो भाई ये लर्न करके जाना है। तो इस तरह से आपका पूरा चैप्टर कवर होता है यहाँ पे। और ये चैप्टर जो है रजिस्टर पर्सन, ओके वेयर हाउस कीपर को, तो ये चैप्टर 4 से ही पढ़ना है। नॉर्मल रिकॉर्ड्स एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो समझ जाएगा। नॉर्मल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, स्पेशल रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करने हैं, वेयर हाउस कीपर को कौन कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ट्रांसपोर्टर को कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कितने साल तक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ओके तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इस तरह से हमने ये चैप्टर देखा और ये चैप्टर था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स जो चार्ट फॉर्म में हमने देखा। यस और नो, अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आएगा और ये चार्ट देख के मजा आया होगा तो MZ टाइप करो। भाई साहब जब थ्योरी पढ़ोगा ना तो आप बोलोगे सर आपने चार्ट बना के थैंक यू अच्छा किया। ओके, थ्योरी बोर नहीं होगी क्योंकि अब देखो चार्ट से हो गया, मैपिंग बन गया। अब थ्योरी पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चार्ट इनफ है। चलो यहाँ पे चलो अब बुक में आ जाओ, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स। बुक में आ जाओ, मैं अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको पढ़ाऊंगा अभी। ये सेक्शन हमने देखा, इंट्रोडक्शन तो आप पढ़ लेना बाद में। चलो अब आ जाओ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैंने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको पढ़ा दे चुका हूँ। तो आपको मंदिर वाला एग्जाम्पल याद होगा, तो मंदिर में बुक्स रखे गए थे, याद होगा तो बताओ। तो प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन। मतलब जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस यानी क्या, जहाँ बिजनेस ऑर्डिनरली कैरिड ऑन हो।
इंक्लूड वेयर हाउस, गोडाउन और एनी अदर प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, और सप्लाई और रिसीव द गुड्स। तो आपका गोडाउन, वेयर हाउस या आपका जो प्लेस जहां से आप बिजनेस करते हो प्लेस ऑफ बिजनेस बोला जाएगा। द प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट, वो मंदिर वाला एग्जाम्पल, ओके वो मंदिर वाला एग्जाम्पल। तो वो मंदिर वाला एग्जाम्पल आपको मंदिर में वो रेड कलर के बुक्स ऑफ अकाउंट रखे गए थे, जहां आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रखोगे वो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, और आपका एजेंट का प्लेस जो है वो प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपने जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बताया वो आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ जाएगा। चलो चार्ट बाजू में रखना और देखो थ्योरी कैसे हेल्प करेगी आपको। ओके चार्ट बाजू में रखना तो समझेगा चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए अब देखो यहाँ पे थ्योरी पढ़ता तो बोर हो जाते, चार्ट में देखो कितना अच्छे से अरेंज किया मैंने। सेक्शन 35 कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो गए मतलब हमारे चार्ट का पहला पार्ट, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब उसको अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और प्लस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे मेंटेन करने पड़ेंगे। तो देखो उसमें पहला पार्ट जनरल रिकॉर्ड्स क्या है, देखो एक बार रिवाइज करो मेरे साथ। पहला पार्ट जनरल रिकॉर्ड्स क्या है, प्रोडक्शन याद आया, इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई, स्टॉक ऑफ द गुड्स, आईटीसी कितना लिया, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल और अदर प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर जो नीचे दिया है, तो वो ये जो है उसको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इफ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अकाउंट्स रिलेटिंग टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी केप्ट, तो मैंने पहले ही ले लिया वो कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट, देखो कितना शॉर्ट में और समरी में मैंने चार्ट में ले लिया, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन करने पड़ेंगे। बेसिक रिकॉर्ड्स क्या है, तो ये आपके बेसिक रिकॉर्ड्स है, या मजा आया तो वन टाइप करो। उसके बाद में अकाउंट्स एंड अदर पर्टिकुलर में भी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करने पड़ेंगे। Unless prove otherwise, document, register or any books of account belonging to registered person found at a premises other than mentioned in the certificate, registration shall be presumed to be maintained by him। ये भी मैंने लाइन ली है चार्ट में। अगर आप चार्ट में देखोगे तो आपके रिकॉर्ड्स अगर अनरजिस्टर्ड या अदर प्लेस पे मिल गए तो वो डायरी, ओके डायरी मिल गई, कुछ याद आया, अनरजिस्टर्ड प्लेस पे आपके रिकॉर्ड्स मिल गए तो वो आपके ही रिकॉर्ड माने जाएंगे। देखो एक लाइन में मैंने चार्ट में कवर कर लिया कि अगर कोई भी रिकॉर्ड ऐसे प्लेस पे मिल गए जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपके ही माने जाएंगे। अब हमारे चार्ट में आ जाओ, ओके यहाँ पे अकाउंट सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में एडिशनल रिकॉर्ड्स, देखो एडिशनल रिकॉर्ड की समरी बना के वहीं दे दी चार्ट में। गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड दिख रहा है वहां पे, गुड्स एंड सर्विस इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड एडिशनल रिकॉर्ड्स। उसके बाद में सप्लाई अट्रैक्टिंग पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर रिवर चार्ज, आपके इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, वाउचर्स, ओके ये सब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वहां दे दिया मैंने समरी में। सेपरेट अकाउंट फॉर एडवांसेस ये भी दे दिया, मेरे साथ अंडरलाइन करते जाओ, हर चीज पढ़ाई मैंने। Name and complete address of the supplier from whom goods are received, name and complete address of the person to whom goods are service supplied, और name and address of the person जहां स्टॉक रखा जा रहा है। अब देखो ये तीन लाइन मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया। हमारे चार्ट में नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर या पर्सन टू हुम सप्लाइड एंड गुड्स वेयर स्टोर, एक ही लाइन में तीनों खत्म कर दिए। मजा आया भाई। तो देखो इसको और समराइज मैंने चार्ट में कर दिया, मतलब क्या हो गया, ये पैरा हो गया। आपको बेसिक रिकॉर्ड ये मेंटेन करना है, एडिशनल रिकॉर्ड्स ये मेंटेन करना है, पैरा इज ओवर और वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। उसके बाद में हाँ एक ये क्लैरिफिकेशन है, कीप इन प्रायोरिटी बी, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लैरिफिकेशन ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स लाइक टी, रबर, कॉफी एंड थ्रू ऑक्शन। If goods like tea, rubber, coffee, etc. are supplied through an auction, then principal auctioneer, buyer may declare warehouse where such goods or purchased goods are stored in additional place of business। हाँ नहीं ये छोड़ दो, ये आपको अप्लीकेबल नहीं होगा, ये छोड़ दो। कीप इन प्रायोरिटी सी, ये स्पेशल क्लैरिफिकेशन है, आपको अप्लीकेबल नहीं होगा, ये छोड़ देना। अगर आपके बुक में होगा तो, नहीं होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन 35(3), कमिश्नर में नोटिफाई द क्लास ऑफ टैक्सेबल पर्सन टू मेंटेन एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स। हाँ कमिश्नर के पास पावर है कि वो नोटिफाई कर सकता है कि भाई ठीक है ये तो बेसिक रिकॉर्ड्स है, लेकिन कुछ लोगों को एडिशनल रिकॉर्ड्स भी कौन कौन से मेंटेन करना है, ये कमिश्नर के पास पावर है कि कमिश्नर यहाँ पे बता सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट, कमिश्नर में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग permit the class of taxable person to maintain account in prescribed manner if they are not in position to keep the records as per section 35। ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कीप इन प्रायोरिटी भी, कि अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो ऊपर जो रिकॉर्ड्स की लिस्ट दी है उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकता, उसको थोड़े अलग मेंटेन करना है, वो जाएगा कमिश्नर के पास, साहब
जो सेक्शन 35 में रिकॉर्ड्स बोले मैं वैसे नहीं मेंटेन करना हूँ, थोड़ा अलग करना चाहता हूँ, मुझे परमिशन दे। कमिश्नर बोलेगा ठीक है, ले भाई परमिशन तेरे को देता हूँ। यहाँ पे 35(4) में, 35(6) में सब्जेक्ट टू सेक्शन 17(5)(h) यानी ब्लॉक क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे PO shall determine amount of tax payable under section 73, 74 on goods or services that are not accounted as per section 35(1) and if such goods and or service has been supplied with। अब ये मैंने चार्ट में कहा कवर किया, मैंने चार्ट में ये कवर किया, नीचे देखो कॉन्सिक्वेंसेस फॉर नॉन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अगर आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो ऐसे सिचुएशन में सब्जेक्ट टू 17(5)(h), हाँ हो सकता है कि गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, इसलिए आपने अकाउंटिंग नहीं किया होगा तो बात अलग है। लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड होगा, लॉस्ट या डिस्ट्रॉयड होगा तो, और आपने अकाउंटिंग नहीं किया होगा तो बात अलग है। अदरवाइज जो गुड्स की अकाउंटिंग आपने नहीं की उसकी एक्शन 73, 74 में होगी। ये भी चार्ट पे मैंने कवर किया है, अगर आप नीचे कॉन्सिक्वेंसेस देखते हो तो, चलो अब देखो नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन डीलर। बताओ शॉर्ट में, बताओ चार्ट देख के बताओ, कंपोजिशन डीलर को कौन से 2 रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करने। एग्जाम में ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना, कौन से 2 रिकॉर्ड कंपोजिशन डीलर को नहीं मेंटेन करने। आपको याद होगा तो स्टॉक ऑफ गुड्स और डिटेल्स ऑफ टैक्स। ओके, गुड्स का स्टॉक के रिकॉर्ड्स कंपोजिशन डीलर को मेंटेन नहीं करने, और टैक्स कितना दिया, क्रेडिट कितना लिया, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने। पर ये आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। ओके, तो चार्ट में लिख दो, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो चार्ट में लिख दो रीड फ्रॉम बुक। ओके, ये अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये भी मैंने कवर कर लिया। यहाँ पे ये पूरा अच्छे से पढ़ के जाना कि उसको यहाँ पे कौन से स्टॉक के मेंटेन नहीं करने पड़ेंगे। फ्री सैंपल दिया, गिफ्ट दिया, डिस्ट्रॉय हुआ, सप्लाई किया। दूसरा डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड और पेएबल, चलो ये भी मैंने चार्ट में कवर कर लिया। उसके बाद में रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय वेयरहाउस ओनर, गोडाउन और एनी अदर प्लेस यूज फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टर। भाई देखो 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 देखो, आ जाओ चार्ट में वेयरहाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर पे, देखो कितना इजी कर दिया मैंने चार्ट में आपको। वेयरहाउस कीपर ट्रांसपोर्ट होगा इरिस्पेक्टिव वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, पहला ही दिखता है। रजिस्टर्ड होगा तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड होगा तो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और अनरजिस्टर्ड होगा तो उसको यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। दिखा चार्ट में, अनरजिस्टर्ड होगा तो यूनिक रिकॉर्ड मेंटेन लेना पड़ेगा। और उसको कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, देखो कितना सिंपल कर दिया मैंने चार्ट में। देखो कंसाइनर, कंसाइनी एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। अब अगर वो ट्रांसपोर्टर होगा, रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय ट्रांसपोर्टर, तो देखो ट्रांसपोर्टर के चार्ट में वहां पे दिखेगा आपको कितना गुड्स ट्रांसपोर्ट किया, डिलीवर्ड किया, स्टोर किया अलॉन्ग विद GST ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी। अगर वो वेयरहाउस कीपर होगा तो ही शैल मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पीरियड, हमने पीरियड को हाईलाइट किया, या बुक में भी हाईलाइट करो कितने पीरियड तक वो गुड्स रहेगा। उसके बाद में उसको आइटम वाइज, ओनर वाइज, ओके यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हेल्प करना पड़ेगा। भाई ये थ्योरी से तो हमारा चार्ट ही अच्छा है या नहीं, ये थ्योरी से तो हमारा चार्ट ही अच्छा, कितना मैंने सिंपल करके दिया है, कुछ दिखा वहां पे। हाँ, चलो अब एडिशनल रिकॉर्ड्स किसको मेंटेन करना है, एजेंट। देखो एजेंट, जाओ चार्ट में एजेंट को, ऑथराइजेशन सिंपल एक लाइन में खत्म कर दिया, ऑथराइजेशन ऑफ एवरी प्रिंसिपल सप्लायर, description and value of quantity received on the behalf of each principal, description and value of quantity supplied on the behalf of each principal, account furnished to the principal, tax paid और on receipt or supply of goods of each principal, वो देना पड़ेगा। देखो वहाँ एजेंट भी दिख जाएगा आपको। एडिशनल रिकॉर्ड्स, मैन्युफैक्चरर के लिए एडिशनल रिकॉर्ड्स कौन से, तो रॉ मटेरियल और वेस्ट और बाय प्रोडक्ट का, उसको यहाँ पे मंथली बेसिस, ये मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा, वहां पे दिखेगा आपको, मंथली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ेगा। सर्विस प्रोवाइडर होगा तो एडिशनल मेंटेन रिकॉर्ड्स उसको कौन से मेंटेन करने पड़ेंगे, एडिशन, इन एडिशन टू जनरल रिकॉर्ड, क्वांटिटी ऑफ डिटेल्स ऑफ गुड्स यूज इन प्रोविजन ऑफ सर्विस, यूटिलाइज और सर्विस सप्लाइड, ये भी मैंने चार्ट में कवर किया है। उसके बाद में रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, देखो चार्ट में मैंने लिया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाइज उसको उसका डिटेल एड्रेस, प्रोजेक्ट वाइज डिटेल एड्रेस, नेम और एड्रेस, कितनी क्वांटिटी वहां रिसीव हुई, कितनी यूज हुई, कितने पेमेंट्स मिले, और सप्लायर की डिटेल्स उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, ये हमने वहां देखा। अगर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट होगा तो ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स उसको, जो गुड्स वो हैंडल कर रहा है उसके मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, जो भी गुड्स हैंडल कर रहा है और शैल प्रोड्यूस द डिटेल्स टू द ऑफिसर, वो उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने देखा। हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स, ये भी शॉर्ट में देखा। देखो हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड्स नीचे दिया है, नीचे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, अंडरलाइन प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। ओके, और उसके पासवर्ड एक्सप्लेनेशन कोड्स आपने ऑफिसर को शेयर करने चाहिए। उसके बाद में कोई भी एंट्री इरेज और रिटर्न नहीं होनी चाहिए मैनुअल रिकॉर्ड्स में।
एंड अदर चीजें जो मैंने शॉर्ट में समराइज करके स्वीट में चार्ट में दे दी है, उतना आपने याद रखना कि कैसे रिकॉर्ड्स मेंटेन होगा। और लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लास्ट ये है रिटेंशन, कितने पीरियड तक हमें रिटेन करना है। तो भाई साहब हमने क्या पढ़ा था, कितने पीरियड तक रिटेन करना है? 72 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न। ओके, जो रिटर्न एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट है वहां से 72 मंथ्स तक हमें ये जो है मेंटेन करना है। और अगर आपने अपील फाइल की होगी तो लेटर ऑफ 1 ईयर ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ अपील और पीरियड स्पेसिफाइड अबव, मतलब 72 मंथ्स विच इज लेटर, तब तक आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। भाई साहब ये पूरा 5 पेज का थ्योरी चैप्टर, 4 पेज का थ्योरी चैप्टर 1 पेज में चार्ट में सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके दे दिया मैंने। ओके, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके दे दिया। अब आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि मेरा चार्ट क्या बोलता है। आया कि नहीं आया कॉन्फिडेंस आपको? यस और नो? आया कि नहीं आया कॉन्फिडेंस? बोलो यस सर, आ गया कॉन्फिडेंस, मजा आया मजा आया। तो चार्ट बहुत अच्छे है, मजा आएगा आपको। चलो डन। इस तरह से ये जो टॉपिक था अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला, जो अभी आपके अटेम्प्ट और सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए ऐड किया गया, ओके, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। डन 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 डन। चलो